नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण के इस विशेष श्रृंखला के तहत मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज इस उपाख्यान में हम लोग खंड 2 यानी कि वॉल्यूम 2 और उसके चैप्टर 7 के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करता है। जिससे आपको मालूम है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रियन इकोनॉमी है, तो यहाँ एग्रीकल्चर का इस सेक्टर का जो महत्व है वो भी बढ़ जाता है। तो देखेंगे, यहाँ ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे इस पूरे उपाख्यान के तहत, और इनमें से जो संभवित प्रश्न होंगे, चाहे वो प्रिलिमिनरी के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंस के हो, चाहे वो पर्सनालिटी टेस्ट के हो, उनको एनालाइज करने का, उनको देखने का प्रयास करेंगे, और कहाँ से संभवित प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारा समय बर्बाद न करते हुए हमारी जो मूल चर्चा है वो हम लोग शीघ्र ही शुरू करेंगे। यह लेक्चर 17 है, यह पूरी श्रृंखला का वॉल्यूम 2 का चैप्टर 7 है और एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करता है, और यह सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जैसे जैसे जो क्रम है, जो हायरार्की है वो ऊपर जाती जाएगी, वैसे वैसे इसकी गहराई जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अन्यथा यहाँ जो कंटेंट है वो अपने आप में सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्लस एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हमें समझनी है कि यहाँ जो चर्चा होती है वो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से होती है, ना कि इकोनॉमिक एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट की दृष्टि से। तो ये आपको एक नोंद लेनी होगी। अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो आपको इस दस्तावेज का और गहराई से जो है इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। मगर अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स है, कोई और है, तो आप सामान्य अध्ययन की दृष्टि से यह लेक्चर्स को देख सकते हैं और ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो देखेंगे, ओवरव्यू शुरू करेंगे इस चैप्टर का। ये वॉल्यूम 2 का कवर है, और आज जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है चैप्टर 7 यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। देखिए, दिस इज द चैप्टर क्लासिफिकेशन इन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ब्रॉड पॉइंट्स। ठीक है, इस सेक्टर को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को देखना पड़ेगा, जिनमें सबसे प्रथम सेक्टोरल एनालिसिस है, यह पूरा सेक्टर, उसका विश्लेषण। उसके बाद एलाइड सेक्टर्स है यानी कि एग्रीकल्चर, उसके साथ उसका जो एलाइड सेक्टर्स है जिनमें डेयरी आ जाएगा, फूड प्रोसेसिंग आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर फूड प्रोसेसिंग का एक अलग से बिंदु है यहाँ, जिनमें हमें सरकारी स्कीमें देखनी है कि सरकार क्या कर रही है, और यह सेक्टर को भी समझना है। कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ यहाँ देखनी है कि क्या उसका साइज है, क्या भारत के लिए इसकी महत्वता है। और आखिरी में जो रिसेंट एग्री रिफॉर्म्स है, जिनमें जो बहुत ही चर्चित, बहुत ही विवादित 3 बिल है, उनका जिक्र यहाँ किया है। हालांकि उन बातों को जो है करने से हम लोग बचेंगे, एक बड़ा एक मत या एक व्यू यहाँ हम लोग ले लेंगे। अगर ब्रीफली मैं आपको यह बिंदु समझाऊं तो यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडेड है, यानी कि अपने आप में इनकम की बात करता है कि नेशनल इनकम में एग्रीकल्चरल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। फिर बाद में अपने आप में ग्रोथ की बात करता है। फिर यहाँ जीसीएफ यानी कि ग्रोस क्रेडिट फॉर्मेशन, लूजली मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टमेंट रेट इन द पर्टिकुलर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना निवेश होता है वो यहाँ जीसीएफ से हमें पता चलेगा। फिर बाद में प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है, एग्री क्रेडिट है, आईटी इन एग्रीकल्चर यानी कि नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट इट्स इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का नाता कैसा है। वी विल टॉक अबाउट एमएसपी, क्रॉप इंश्योरेंस एंड वेरियस स्कीम्स, जो कि इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यहाँ लाई गई हो। फिर बाद में एलआईडी सेक्टर में जिन एलआईडी सेक्टर्स का मैंने नाम लिया उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली समझना है, फैक्ट फाइल्स देखनी है, और साथ ही में इन क्षेत्रों के संबंधी जो कोई सरकारी प्रोग्राम है, जो कोई सरकारी योजना है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर बाद में स्कीम रिलेटेड टू दिस सेक्टर एंड फूड मैनेजमेंट देखेंगे, कैसे सरकार फूड मैनेज करती है, कैसे प्रोक्योर करती है, और किस किस स्कीम्स के तहत यहाँ वितरण होता है अनाज का, या आप कह लीजिए कि फूड का। एंड रिसेंट एग्री रिफॉर्म्स में तो हमें एग्री मार्केट ही देखनी है कि आज फार्मर के पास कितने ऑप्शन बचे हैं और वो अपना जो उत्पाद है वो कहाँ कहाँ बेच सकता है। तो दिस इज द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर। अब वन बाय वन देखें तो सबसे प्रथम एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करेंगे, उसकी फैक्ट फाइल देखेंगे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमें मालूम है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान है, मगर कृषि प्रधान नेशनल इनकम की दृष्टि से नहीं है, कृषि प्रधान प्रोडक्शन की दृष्टि से नहीं है। कृषि प्रधान हमारा जो देश है वो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, यानी कि रोजगारी की। अधिकांश रोजगारी यहाँ भारत में
कृषि क्षेत्र के द्वारा जो है जनरेट होती है। फिर उसका शेयर इन नेशनल इनकम देखें तो वो 17.8% है। तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, अगर आगे जाएंगे तो अगले 10 वर्षों में ये और गिर सकता है। ठीक है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सिम्टम है किसी भी डेवलपिंग कंट्री का। जब कोई भी कंट्री हो, अगर आप रिसर्च करें वर्ल्ड वाइड, जो आज विकसित देश है, जब वे विकास की ओर जा रहे हैं तो उनका जो शेयर है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो नेशनल इनकम में हो, एग्रीकल्चर का, वो नीचे आएगा और सामने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर विल गेन द सेम। एंड अगर ग्रोथ रेट देखें तो जैसे हमें मालूम है कि इट वाज द ओनली सेक्टर विच सो पॉजिटिव ग्रोथ ड्यूरिंग द एंटायर कोविड या ड्यूरिंग एंटायर लॉकडाउन। तो यहाँ 2020-21 का इसका ग्रोथ देखें तो 3.4% की गति से एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा आगे बढ़ा है। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है। फिर आगे देखें तो देखिए यहाँ एक टेबल है जिनमें से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे सरकारी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की हो या अन्य राज्यों की जो है पब्लिक कमीशन की परीक्षाएं हो। देखिए यहाँ शेयर ऑफ जीवी है यानी कि नेशनल इनकम, जिसका जिक्र मैंने किया। आपको ब्रॉडली नेशनल इनकम ही समझना है। ठीक है, तो 2014-15 है और यहाँ 2018-19 तक के आंकड़े हमने जो है हमें देखने हैं। बाकी के अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में। तो यहाँ देखिए शेयर ऑफ जीवी ऑफ एग्रीकल्चर 14-15 में इट वाज 18.2, इन 18-19 इट डिक्रीज्ड, बिकेम 17.1। जो मैंने आपको बहुत ऑब्वियस ट्रेंड बताया, डेवलपिंग नेशन हो चाहे कोई भी राष्ट्र हो, उसने यह एग्रीकल्चर में डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा ही होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में डिक्रीज होगा और वो जो है बाइफरकेट होगा, वो चैनलाइज होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो चैनलाइज होगा सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ हमें ये एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल इनकम में कम होता दिखेगा और आने वाले वर्षों में ये और अधिक कम होने की संभावना है। ये स्वाभाविक सी बात है। शेयर ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो इट वाज 11.2% इन 2014-15 एंड इट डिक्रीज टू 9.4%। यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो अलाइड एक्टिविटीज़ है उनका योगदान ज़्यादा है मेन मुख्य एग्रीकल्चर के तुलना में, उसके संबंध में। तो यहाँ क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स में भी हमें डिक्रीजिंग एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। लाइव स्टॉक की बात करें तो इसमें हमें इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। 14-15 में इट वाज 4.4 एंड इट इंक्रीज टू 5.1 इन 18-19। शेयर ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग भी हमें कुछ कम होता देखेगा। और फिशिंग में राइट फ्रॉम 1 इन 2014-15 इट बिकेम 1.2 एंड फर्दर इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज, क्योंकि वी आर एक्चुअली एंडोड विथ है वेरी बिग वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। ठीक है, वी हैव एनॉर्मस रिसोर्सेज फॉर फिशरीज, फॉर डेवलपिंग फिशरीज, चाहे वो इनलैंड हो चाहे वो ओशन हो। तो यहाँ ऐसे सारे फैक्टर्स है, हमारा ये फिशिंग एंड एक्वाकल्चर जो है वो उसका शेयर संभवतः आने वाले समय में, भावी समय में बढ़ेगा। तो यहाँ से एक एनालिसिस हमें याद रखना है कि पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो मेन एग्रीकल्चर है, एलाइड एक्टिविटीज़ को साइड में रख दीजिए, मेन एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसका योगदान दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और एलाइड एक्टिविटीज़ का योगदान जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है हमारे नेशनल इनकम के कंट्रीब्यूशन में। ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है, सीखनी है। फिर आगे देखें तो एक ग्राफ है हमारे पास जिसमें टोटल इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो भी हमें दृश्यमान है, साथ ही में हमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का जो ग्रोथ है वो भी दृश्यमान है। देखिए जो ग्रीन कलर्ड है वो एग्रीकल्चरल ग्राफ है और जो ब्लैक है वो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की दशा हमें दर्शाता है। तो यहाँ देखिए आप, यह जो कोविड टाइम है, देखिए कैसे एंटायर इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुई, मगर यहाँ एग्रीकल्चर में इतना ड्रास्टिक डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट कोई डिक्लाइन ही नहीं है, इट वाज एक्चुअली स्टेबल ड्यूरिंग द लॉकडाउन या ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा रहता है, उसके अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट रहता है ओवरऑल नॉर्मलिटी के समय में, मगर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इन द टाइम ऑफ एबनॉर्मलिटी, यहाँ हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है ओवरऑल इकोनॉमी की दृष्टि में या उसकी तुलना में। तो ये बात यहाँ से हमें सुनिश्चित करनी है। फिर उसके बाद अगर क्रेडिट की बात आए या आप कह लीजिए कि ग्रॉस क्रेडिट फॉर्मेशन यानी कि एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट, यहाँ आपको यही याद रखना है कि ग्रॉस क्रेडिट फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट।
तो इसका अगर ट्रेंड देखें तो 2013-14 में इट वाज 17.7, फिर उसके बाद 17 हुआ, फिर 14.7 आया, 15-16 में फिर यहाँ से फिर से इसने जो है बढ़ना शुरू किया और आज ये 18-19 में 16.4% है। तो यहाँ अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का अगर हमें उसकी मूवमेंट में पूछी जाए तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इन 13-14 इट वाज मच मोर, फिर बाद में उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला, एंड फ्रॉम 14-15 इट अगेन गेन्ड, और आज हमें यह गेनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट फॉर्मेशन की बात है, और ये एक प्रकार से प्रतिशत है कि कितना प्रतिशत इस सेक्टर में निवेश आया है, इन्वेस्टमेंट आया है। फिर आगे देखें तो क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो हमें उसका भी ट्रेंड यहाँ ज़रूरी है देखना। देखिए ईयर दिया हुआ है, इन मिलियन टन्स प्रोडक्शन की बात की गई है। फ्रॉम 2014 to 18 इसका एक एवरेज है, और ये एवरेज है 269 मिलियन टन्स। फिर 1920 में इट इंक्रीज टू 285 मिलियन टन्स, एंड इन 2020-21 इट इंक्रीज्ड मोर टू 296 मिलियन टन्स। तो ओवरऑल देखें पिछले 5-7 सालों में तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। आमतौर पे यूपीएससी जो है वो ऐसे ट्रेंडों वाले प्रश्न पूछने के लिए बहुत ही जानी जाती है, और ऐसे ट्रेंड में यहाँ ऐसे ग्राफ्स या ऐसी सांख्यिकी माहिती में से ही हमें प्राप्त हो सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। तो ये बात रही ट्रेंड इन क्रॉप प्रोडक्शन की। फिर दो और हमारे पास ग्राफ है, जो जिनमें से पहला जो ग्राफ है वो कहता है कि ट्रेंड इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। तो देखिए यहाँ 2015-16 और 2019-20 यानी कि 5 सालों का हमें यहाँ एक एनालिसिस दिया गया है, जिसमें ब्लैक कलर जो बार डायग्राम है वो राइस के लिए है, ग्रीन कलर जो है वो व्हीट के लिए है। तो आप एक इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन ईच एंड एवरी ईयर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज मोर देन व्हीट। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो राइस का उत्पादन है, चावल का उत्पादन, वो ज़्यादा है गेहूं की तुलना में। वो यहाँ हमें प्रतिवर्ष देखने को मिलेगा, चाहे वो 19-20 हो, चाहे वो 15-16 हो। तो ये यहाँ से ये ट्रेंड देखना है, प्रोडक्शन ऑफ राइस इज ऑलवेज मोर। एंड नीचे देखें तो अदर मेजर क्रॉप्स की बात करें अपार्ट फ्रॉम राइस एंड व्हीट, तो हमें यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, जिनमें सबसे प्रथम है कोर्स ग्रेन्स, फिर बाद में पल्सेस है, फिर ऑयल सीड्स है ग्रे कलर के, और लाइट ग्रीन कलर के, यानी कि आखिरी का जो बार है वो है कॉटन का। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इनमें कॉटन की बात करें तो कॉटन का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो लगभग स्टेबल है। ओवरऑल प्रोडक्शन इसका लगभग स्टेबल है। फिर बाद में ऑयल सीड्स में भी हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट। तो ऐसे ट्रेंड्स हमें यहाँ से याद रखने होंगे, हमें देखने होंगे इनका जो है हमें विश्लेषण अध्ययन करना ज़रूरी है परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये बात रही यहाँ अदर मेजर क्रॉप्स की। फिर बात आएगी एग्रीकल्चर क्रेडिट की, क्योंकि भारत में अपने आप में जो इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट सिस्टम है वही कार्यरत है, और यहाँ उनमें जो आधुनिकता आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। हालांकि सरकारें ट्राई कर रही है, कोशिशें चालू है, मगर फिर भी जिस गति से इसमें फेरफार होना चाहिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम में वो अभी भी नहीं हुआ है। कुछ सांख्यिकी माहिती है जिसके तहत 2019-20 के टारगेट और अचीवमेंट्स की बात की गई है, और 2021 के टारगेट और अचीवमेंट की बात की गई है। ये वर्ष जो है वो कोविड का है, यानी कि यहाँ हमें एक स्टार कर देना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर नहीं था। नॉर्मल ईयर जो है वो विदाउट कोविड का हम लोग कह सकते हैं। 1920 में द टारगेट वॉज 13,50,000 एंड द फिगर्स आर इन करोर्स। तो 13,50,000 करोड़ का टारगेट था एग्रीकल्चर क्रेडिट का। इनमें से 13,92,496 करोड़ का अचीवमेंट हुआ है, यानी कि बहुत ही अच्छा अचीव यहाँ किया गया है, बियॉन्ड टारगेट रिजल्ट देखने को मिला है। मगर इन द ईयर ऑफ कोविड यानी कि 2020-21 में द टारगेट वाज 15 लाख करोड़, बट द ओनली अचीवमेंट वाज 9,73,517 करोड़। ठीक है, तो यहाँ हमें हमारा प्रदर्शन थोड़ा सा निम्न कक्षा का होता दिख रहा है, मगर फिर भी यह एक कोविड का वर्ष था, तो यहाँ हम लोग सरकार को इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। ये बात रही एग्रीकल्चर क्रेडिट की।
फिर आगे देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारा जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है एक प्रकार से विश्वास रखता है, या यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इसका जवाब है देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। और अगर इसमें फर्दर एनालिसिस करें तो यहाँ एक हमारे पास इमेज है जो कि अपने आप में प्रतिशत की बात करती है, मगर एक जनरलाइज फॉर्म में देखें तो जो साउथ इंडियन रीजन है, यानी कि जो पूरा का पूरा ये रीजन है, ये अपने आप में 40% से अधिक क्रेडिट ले जा रहा है। मात्र इस विस्तार में ही 40% से अधिक एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो यहाँ उसका जो वितरण है वो किया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें तो इट इज लेस देन 2%, यानी कि वेरी पुअर। ठीक है, वेरी पुअर। तो यहाँ ये निष्कर्ष हमें याद रखना चाहिए कि सबसे प्रथम तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है, समान नहीं है। और साउथ इंडिया में 40% प्लस यूज होता है, नॉर्थ इंडिया में मात्र 2% से कम जो है क्रेडिट जो है वो यहाँ दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न निकलता है कि वो क्या कारण है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत ही कम एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है उसको मिलती है। तो उसके 2-3 रीज़न हम लोग क्लब कर सकते हैं, जिनमें प्रथम रीज़न है ऑनरशिप लैंड है, क्योंकि वहाँ आम तौर पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ऑनरशिप है, लैंड ऑनरशिप, वो कम्युनिटी बेस्ड है, यानी कि पूरे समूह की ऑनरशिप है। इंडिविजुअली कोई एक व्यक्ति की, कोई एक परिवार की या कोई एक हाउस होल्ड की वहाँ किसी भी प्रकार की ऑनरशिप नहीं देखी जाती। तो यह एक कारण है, और ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ आज नॉर्थ ईस्ट में जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है उसका वितरण बहुत ही कम मात्रा में होता है। प्लस इसको बूस्ट करने के लिए, यह एग्रीकल्चरल क्रेडिट को पहले तो संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, प्लस इसको बूस्ट करने के लिए सरकार एग्री इंफ्रा फंड के साथ आई है, जो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। 2020 से 30 तक लागू होने वाली है। ये सारी माहितियाँ ज़रूरी है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। कुल यह जो फंड है वो 1 लाख करोड़ का है, जिनमें सबसे प्रथम 10,000 करोड़, फिर 30 एंड 30,000 करोड़ विल बी इन्फ्यूज्ड। ठीक है, और ये इन्फ्यूजन कैसे होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड को देगी, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक रिफाइनेंस एजेंसी का काम करती है। नाबार्ड देगी बैंक को, और बैंक देंगे इंडिविजुअल लोगों को। ठीक है, तो कुछ इस तरह जो क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, उसे अच्छा, उसे बेहतर बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में इसका पूरा जो सार है वो यहाँ हमें दिया गया है। प्लस जैसे आपको मालूम है कि ये बहुत ही डिटेल्ड जो है पूरा डॉक्यूमेंट है, तो यह सारी चीज़ें जो है, एक एक चीज़ है वो यहाँ काफ़ी सारे ग्राफ्स, काफ़ी सारे टेबलों को ध्यान में रखकर उसका उपयोग कर बनाई गई है। मगर मैंने आपके लिए यह सारी चीज़ें जो है वो सरल बनाने का प्रयास किया, और इसीलिए यह सारी जो चीज़ें हैं वो मात्र निष्कर्षी है। ठीक है, सरकार ने मात्र यह चीज़ समझने के लिए 2 से 3 पन्नों का उपयोग किया है, मगर यहाँ हमें मात्र और मात्र इसका सार समझना है, निष्कर्ष समझना है। तो मैंने आपके लिए यह सारी चीज़ें सरल बनाने का प्रयास किया है, एंड वी आर गोइंग टू द पॉइंट प्रिसाइसली। प्लस अगर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देखें तो भारतीय एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, और एक्सपोर्ट में भी, या आप कह लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी, उसके जो है उसके कलेक्शन में भी एग्रीकल्चर का एक अहम रोल है। तो यहाँ देखेंगे, ट्रेंड देखना है, आज के दिन इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय एग्रीकल्चर कैसे अपना प्रदर्शन करती है। इंडियाज एग्री ट्रेड 2.5% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यस, अगर पूरे विश्व का ट्रेड 100 है तो भारतीय एग्रीकल्चर का उसमें योगदान ₹2.5 का है। फिर मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आर US, सऊदी, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, सो फर्दर एंड सो ऑन। अगर कंपोजिशन देखें 2015 टू 2020, ठीक है, तो कंपोजिशन में काफ़ी सारा फेरफार हुआ है, और यह जो आप देख रहे हैं ये एक न्यू कंपोजिशन है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका स्वभाव चेंज हुआ है, प्रोडक्ट्स भी चेंज हुई है। मरीन प्रोडक्ट आज की बात करें तो मरीन प्रोडक्ट वी आर एक्सपोर्टिंग इट लार्जेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि वी आर एंडोड विथ मच नेचुरल रिसोर्सेस, मच नेचुरल वाटर रिसोर्सेस। तो यहाँ लार्जेस्ट मरीन प्रोडक्ट हम लोग बाहर भेज रहे हैं, एंड द शेयर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 14.5 to 19% टुडे। बासमती राइस, they are increasing. The export of basmati rice is increasing year by year, decade by decade.
नॉन बासमती स्पाइसेस एंड शुगर ऑल्सो सी इंक्रीजिंग ट्रेंड, यानी कि उनका भी एक्सपोर्ट जो है वो वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है। बुफेलो मीट एंड रो कॉटन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जो आज दिन तक हम लोग बुफेलो मीट और रो कॉटन का ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कैस्टर ऑयल एंड टी ऑलमोस्ट द एक्सपोर्ट इज स्टेबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 7 years हम लोग कह सकते हैं। तो यह एक चेंजिंग कॉम्पोजिशन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे है और उसमें भी आज का जो यह चैप्टर है वो थोड़ा अधिक विशेष है, क्योंकि जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पूरा चैप्टर कृषि के ऊपर आधारित है। तो ये बात रही करंट ट्रेंड की। अब आगे देखें तो क्रॉप इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कृषि प्रधान है, लगभग 54% से अधिक लोगों को रोजगारी देता क्षेत्र है या सेक्टर है। तो यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही अहमियत है उसकी। दो चीजें हैं, दो स्कीमें हैं, एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरी है पीएम किसान यानी कि किसान सम्मान निधि। देखिए पीएमएफबीवाई एक नई स्कीम है, जो चीजें पहले क्रॉप इंश्योरेंसेस जो लेजिस्लेशंस थे उनमें जो चीजें इंक्लूड नहीं होती थी वो सारी चीजें यहाँ इंक्लूड करने का प्रयास किया है। एंड एक बहुत ही ओवर आर्किंग कवरेज देने का यहाँ प्रयास किया गया है, सरकारी प्रयास है यह। 3 बिंदु है पीएमएफबीवाई में। सबसे प्रथम वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटरी है फार्मर्स के लिए, प्लस लॉस कवर्ड अंडर क्रॉप साइकिल, अंडर एंटायर क्रॉप साइकिल। यानी कि पहले क्या होता था कि प्री हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट आपको कोई जो है सुरक्षा नहीं मिलती थी, मगर यहाँ प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि पूरी क्रॉप साइकिल राइट फ्रॉम सोइंग टू कंज्यूमर्स प्लेट द क्रॉप इज इंश्योर्ड वेरी नाइसली। तो यहाँ ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। एवरेज सम इंश्योर्ड पर हेक्टर इंक्रीज टू 40,700, अर्लियर इट वॉज ओनली 15,000। मगर धीरे धीरे इस पर्टिकुलर स्कीम के पेनेट्रेशन से यहाँ यह जो धनराशि है उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। ये बात रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ऑन द अदर एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो देर आर 3 more points टू बी अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन, टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डर फार्मर्स फैमिली। यस, आमतौर पर होता यह था कि भारत में जब बुनाई करनी है, जब सोइंग करना है, जब बुनाई की मौसम है, तो फार्मर के लिए यहाँ पैसे निवेश करने के लिए कोई फंड उसके पास नहीं रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, प्लस लो एग्रीकल्चरल इनकम है। तो यह सारी चीज़ों की वजह से फार्मर के पास बुनाई करने के भी पैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो प्रश्न को दूर करने के लिए प्रति कृषक को यहाँ पैसे देने की बात यहाँ की गई है। और इनमें भी एक आइडेंटिफाइड ग्रुप है, सारे किसानों को देने की बात नहीं है, मगर एक आइडेंटिफाइड फार्मर्स की बात है। अंडर दिस स्कीम सम ऑफ ₹6,000 पर ईयर पर फार्मर इज रिलीज्ड एंड इट इज रिलीज्ड इन 3 equal इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 2,000 रुपए की भरपाई जो है वो कृषक को होनी है, और ऐसी वर्ष में 3 बार होगी। टोटल अमाउंट ₹1.1 लाख करोड़ हैव बीन सैंक्शनड। ठीक है, और इनमें से काफ़ी सारे पैसों का वितरण भी सरकार ने कृषकों के जो है खातों में, बैंक खातों में कर दिया है। अब यहाँ तक बात हुई एग्रीकल्चर की। अब उसके अगर एलाइड सेक्टर्स को देखें तो यहाँ सबसे प्रथम है मिल्क और डेयरी। तो कुछ तथ्यों के ऊपर अगर ध्यान हमारा गौर करें तो सबसे प्रथम तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नंबर 1st रैंक के ऊपर है। एंड द ट्रेंड इन मिल्क प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग इन पास्ट फ्यू ईयर्स और इन पास्ट फ्यू डिकेड्स, स्पेशली आफ्टर व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। 1960s के दशक के बाद यहाँ भारत में मिल्क प्रोडक्शन में हमें एक वृद्धि, एक ट्रेंड देखने को मिलता है, जिनमें हमें सतत वृद्धि देखने को मिलती है। प्लस देखिए यहाँ एक ग्राफ है जो अपने आप में इंटरस्टेट वेरिएबिलिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर जो है हमारा अध्ययन जो है वो बहुत ही आसान बना देता है, जिनमें यह जो हॉरिजॉन्टल रेड रेखा आपको दिख रही है, लाइन दिख रही है, वो एवरेज है, वो ऑल इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है। अब यहाँ जो
राज्य है वो राज्य के मिल्क प्रोडक्शन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी तक भी नहीं पहुंच सकते, और कहीं कहीं कुछ राज्यों में हमें सरप्लस भी देखने को मिलता है, जिनमें सबसे बड़ा सरप्लस उत्तर प्रदेश में है, फिर बाद में राजस्थान है, फिर बाद में एमपी है, फिर बाद में गुजरात है। ठीक है, ये सारे सरप्लस वाले हैं अप टू हरियाणा। फिर बिहार से धीरे धीरे डिक्रीजिंग ट्रेंड शुरू होगा। बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, विच आर लिस्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, वे लोग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी तक भी मिल्क का उत्पादन अपने राज्य में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड में यहाँ से अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। फिर आगे देखें तो देर इज ऑल्सो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क एंड एग्स। देखिए आप कैसा स्टीप इंक्रीज देख सकते हैं, राइट फ्रॉम 2008-9 टू 18-19। देखिए यहाँ आप एक स्टीप राइज देख सकते हैं। जो ब्लैक कलर्ड लाइन है वो मिल्क की है, एंड जो क्रीम कलर्ड लाइन है वो एग की है। ठीक है, तो ये आप इंक्रीजिंग ट्रेंड आप देख सकते हैं, इट इज अ स्टीप इंक्रीज। तो यहाँ अगर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि देर इज अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग मिल्क, अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क एंड एग, वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर आगे देखें तो अगर लाइव स्टॉक की बात करें, जो कि अपने आप में एक अलाइड सेक्टर ही है, जिसका ग्रोथ रेट 8.24% है इस 5 वर्षों में। 8.24% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चरल सेक्टर देखें तो अपने आप में 28.63% है, यानी कि मोर देन 1/4 हम लोग कह सकते हैं, इट्स मोर देन 1/4। फिर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 4.2% का कंट्रीब्यूशन है भारत के नेशनल इनकम में। ठीक है, मेन कोर्स एग्रीकल्चर का कम है और इसके जो एलाइड है उनका ज़्यादा है, और इन्हीं की वजह से ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता है। फिर आगे देखें तो इंडियाज रैंक इन मीट प्रोडक्शन की बात करें तो इट्स रैंक इज 5th इन मीट प्रोडक्शन। इंडियाज रैंक इन एग प्रोडक्शन की बात करें तो वी आर 3rd। पोल्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देखा तो देयर इज अ बिग इंक्रीज इन लास्ट 4 डिकेड्स, बिग इंक्रीज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषक है वो एनिमल हस्बेंड्री के जो है बाजू घूमे हैं, या अलाइड एक्टिविटीज़ के बाजू घूमे हैं, जिनमें लाइव स्टॉक और उसका जो प्रबंधन है वो शामिल है। पोल्ट्री है, फिशरी है, डेयरी है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ों के तहत हमारे कृषक जो है वो फिलहाल मुड़े हैं। प्लस एलाइड सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यहाँ सरकार के द्वारा 2 स्कीम्स है, दोनों के 3 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। ₹15,000 करोड़ फंड जो है ये इसकी धनराशि है, एंड इट इज पर्टिकुलरली टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो इस सेक्टर में आज निजी लोगों का या निजी क्षेत्र का बहुत ही कम योगदान है, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ फर्दर इसको बढ़ाना है। इंटरेस्ट सबवेंशन मोराटोरियम, यस, दिस आर द incentives which are to be given to private sectors to attract them and to invite them for investment in this particular sector. फिर on the other hand देखें तो there is another scheme which is called a National Animal Disease Control Program. Yes, ये सारे लाइव स्टॉक को वैक्सीनेट करने के लिए और इनमें जो रोग है, जो बीमारियां हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ ये स्कीम चालू की गई है, जिनमें सबसे मुख्य बीमारी है FMD, यानी कि फूट एंड माउथ डिसीज। फिर आगे देखें फिशरी की अगर बात करें तो वो भी एक भारतीय कृषि का एक उपक्षेत्र है, महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। 2-4 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम है वी आर 2nd इन फिश प्रोडक्शन। ठीक है, वो हमारे संसाधनों को आभारी है, एंड वी प्रोड्यूस नियर अबाउट 7.58% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन, यानी कि अगर पूरे विश्व में 100 किलो मछलियों का उत्पादन हुआ तो भारत में इनमें से 7.58 किलो अकेले भारत में ही उत्पादन हुआ। तो ये अपने आप में शेयर अच्छा है, मगर फिर भी वी हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज दिस पर्टिकुलर शेयर इन फ्यूचर। प्लस इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट और इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 28 मिलियन पीपल। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक बाबत है। एंड इट्स कंट्रीब्यूशन देखें तो टोटल नेशनल इनकम में, भारत की टोटल नेशनल इनकम में 1.2% to 4% आई एम सॉरी जो है इसका कंट्रीब्यूशन है, एंड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर इट कंट्रीब्यूट्स 7.28%। प्लस एक स्कीम कार्यरत है जो कि नई स्कीम है,
रिलेटिवली और मात्र इस पर्टिकुलर क्षेत्र को ही समर्पित है, जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कहते हैं, जिसकी टोटल आउटले है 20,000 करोड़ की। एंड उसका जो अगर पीरियड देखे, टाइम पीरियड, तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 टू 2025 एंड द स्कीम वाज अनाउंस्ड अमिड पेंडेमिक। तो ये बात रही फिशरी की। अब हमें आगे देखना है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में अपने आप में ये सेक्टर बहुत ही पोटेंशियल सहित है। देखेंगे इसका ग्रोथ देखें तो देखिए किस गति से यह सेक्टर बढ़ रहा है। बहुत ही तेज गति से यह सेक्टर बढ़ रहा है, लगभग 9.99 यानी कि 10% के करीब इसका ग्रोथ हमें देखने को मिलता है या इसकी वृद्धि हमें देखने को मिलती है। प्लस वेरियस स्कीम्स की बात करें तो देयर आर सम स्कीम्स विच आर अनाउंस्ड ड्यूरिंग बजट, जिनमें सबसे प्रथम है माइक्रो फूड एंटरप्राइज स्कीम और एक है ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसे टीओपी भी कहते हैं, यानी कि टोमेटो और ऑनियन एंड पोटैटो। तो यह सारी स्कीमों के तहत इस फूड सेक्टर इंडस्ट्री को एक प्रकार से बूस्ट देने की बात है, एक प्रकार से प्रोत्साहित करने की बात है। प्लस अगर ये माइक्रो फूड एंटरप्राइज स्कीम के बारे में देखा तो इसका आउटले टोटल 10,000 करोड़ रुपीज़ का है एंड इट्स पीरियड इज फ्रॉम 2020 टू 2025। तो ये बात रही हमारे फूड प्रोसेसिंग के पूरे सेक्टर की। साथ ही में अगर फूड मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि यहाँ हमारे द्वारा हमारी सरकार के द्वारा आई मीन गरीबों में मुफ्त राशन जो है उसका वितरण किया जाता है। और इस पेंडेमिक के तहत यह जो प्रैक्टिस है उसे लगभग 2 या 3 गुना कर दिया गया। तो देखेंगे कि यहाँ जो फूड एलोकेशन है वो मैक्सिमम कहाँ होता है। तो देखिए द मेजर पोर्शन इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक अपने आप में प्राइमरी स्कीम है। फिर बाद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फिर बाद में आत्मनिर्भर भारत स्कीम, कोई भी फेस्टिवल हो, नेचुरल कैलामिटी हो, उसके तहत और अदर वेलफेयर स्कीम्स के तहत यहाँ अनाज का वितरण सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये एक एलोकेशन का एक पर्टिकुलर एनालिसिस है। प्लस आगे देखें तो यह फूड सब्सिडी और उसका ट्रेंड है। देखिए यहाँ कैसे फूड सब्सिडी डिक्लाइन हुई है इस पेंडेमिक के तहत। ठीक है, यह फूड सब्सिडी है जो ब्लैक बार्ड कलर है एंड जो रेखा है वो उसका एनुअल ग्रोथ है। देखिए कैसे जिगजैग है। ठीक है, यहाँ से हमें एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिलता, ट्रेंड कोई भी प्रकार का हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात थी। अब आखिरी मुद्दा है आज का, वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का। देखिए आज की बात करें तो फार्मर के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है कि कहाँ वो अपनी उत्पाद बेच सकता है। यहाँ 3 बिंदु है। सबसे प्रथम है रूरल हैट, जो कि अपने आप में एक असंगठित बाजार है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो कि वीकली और फोर्टनाइट बेस पर आयोजित होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा है एपीएमसी, इनाम एंड एमएसपी। ये तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर आप एपीएमसी में बेचने जाओगे अपनी उत्पाद तो वो एमएसपी से ही उसकी खरीदी होगी। प्लस अगर इनाम की बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा ही लागू किया गया है और ये एपीएमसी के साथ ये इंटीग्रेट होकर काम करेगा। इट विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ एपीएमसी। तो यहाँ ये भी 3 चीज़ें हैं जो कि अपने आप में एक ही हेड के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये आज ढांचा है भारत में। और 3 और बिल आए हैं, नए बिल आए हैं, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही विवादित है। इनफैक्ट आज दिन तक उसके विरुद्ध में जो देखा हुआ प्रदर्शन है वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब एक इवोल्यूशन करना होगा कि क्या वो बिल्स है वो इस प्रस्थापित प्रक्रिया को हानि करते हैं या उससे बेहतर है, उससे अच्छे है। फिर उसके ऊपर उसका मूल्यांकन है या उसके ऊपर जो हमारा जजमेंट है वो हम लोग बाहर दे सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें इस उपाख्यान के दौरान देखनी थी, इस अध्याय में जो हमने देखने का प्रयास किया। साथ ही में जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक ओवरव्यू सीरीज है इकोनॉमिक सर्वे के लिए। अगर आप अर्थशास्त्र के ऑप्शनल विद्यार्थी है तो आपके लिए ये पर्याप्त नहीं है, आपको और गहरा इसका विश्लेषण करना अनिवार्य है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।